क्वेश्चन आपने देखा कि तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो मिक्स या IE16 से सवाल, मतलब एक क्वेश्चन आपका नॉन करंट एसेट से 16 मार्क्स का, 18 या 20 मार्क्स का लाजमी आना है। अब उसका सारे का सारा बैकएंड पे पैटर्न एक है, सिर्फ पोस्टिंग चेंज है। एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उन चीजों को किसी और तरीके से डील कर रहे होंगे, नोट्स बनाएंगे तो किसी और तरह से पोस्टिंग हो रही होगी, और एंट्रीज पास करेंगे तो कुछ और हो रहा होगा, बट इन सब की वर्किंग एक ही है। मतलब अगर आपको उनकी वर्किंग आती है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको यानी आपके लिए मसला क्रिएट नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और करना क्या था, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, और उसने लिखा हुआ है शो ऑल द वर्किंग नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वर्किंग आपने शो करनी है बट नरेशन की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले पैटर्न अगर आप देखें तो सेम पैटर्न में जा रहा है क्वेश्चन। अदर इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, केएल अकाउंट्स यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट मेथड, पुरानी बात। ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट measured at cost model except factory building, depreciation using the straight line method except for vehicle, बाकी सब के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, व्हीकल के लिए है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट है 15%। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पे जाओ ना, 16 नंबर का सवाल है, मतलब आप लोगों के पास होने के लिए सब्सटेंशियल पोर्शन है। आपके पास 3 एसेट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न, एक एसेट को पकड़ो हल कर लो, दूसरे एसेट को पकड़ो उसको हल कर लो, तीसरे एसेट को पकड़ो और उसको हल कर लो। अब यहां पर एक चीज रीवैल्यूएशन के अंदर वो बार बार हमें लाइफ फाइंड करवाता है, तो आपको हर तरह से लाइफ, कभी रिमेनिंग लाइफ फाइंड करवाएगा, कभी टोटल लाइफ फाइंड करवाएगा। तो ये क्वेश्चन जितने भी हम पैटर्न में देखेंगे ना, तो लाइफ में ही मसला क्रिएट कर, जैसे इस क्वेश्चन में देखें KL है, आपको पता है जब भी कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होगा आपने उसकी जो हेडिंग देनी है ऊपर नाम लिख लेना, जर्नल एंट्रीज या जर्नल लिख लेना, यहां पर डेट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर जो भी लिखना है, फिर सारी एंट्रीज के अंदर वही लिखना, डेबिट क्रेडिट, रुपीज आप नीचे लिख लें, रुपीज एंड मिलियन या ऊपर लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी। इस फॉर्मेट के अंदर आपने डेट वाइज एंट्री पास कर। अब यहां पर भी 2 काम कर सकते हो, आपके पास 3 एसेट्स है ना, हर एसेट्स की अपनी अपनी एंट्री पास कर लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप डेट वाइज यहां पर चलोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है एक एसेट पकड़े उसकी सारी एंट्रीज पास कर दें, फिर दूसरा एसेट पकड़े उसकी सारी एंट्रीज पास कर दें, और पेपर में उसकी हेडिंग भी दे लिया करो। आपके पास तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं होते कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग को हम पहले हल करने लगे हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया फैक्ट्री बिल्डिंग और यहां पर एक लाइन लगा दी ताकि पता चल जाए मैं फैक्ट्री बिल्डिंग की वर्किंग करने लगा। कुछ भी नहीं कहता, आपने बस हेडिंग दे ली ताकि ये फैक्ट्री बिल्डिंग की, पहले पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग की वर्किंग कर लें, फिर उसके बाद अगले एसेट को देख लें, फिर उसके बाद अगले एसेट। अब यहां पर अगर हम देखें, हमारा साल है जून 2024, 1 जुलाई 23, मतलब हमारे साल का स्टार्ट। KL revalued its factory building for the second time, resulting upward revaluation 18 मिलियन। 18 मिलियन का सरप्लस आया है 1723 को, मतलब साल के शुरू में। बिफोर दिस रीवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट इज 81 मिलियन, कुछ इस तरह से 90 मिलियन और 9। मतलब क्या कि अगर हम इसको अपनी वर्किंग में लेकर जाएंगे तो आपके पास वो कह रहा है कि 30 जून 22 या 1723 रीवैल्यू करने से पहले आपके पास उसकी बुक वैल्यू 981 मिलियन पड़ी थी, कुछ इस तरह से उसने खुद बता दिया।
ठीक होगी बात। अब दिस इज प्रीवियस रीवैल्यूएशन, कहते हैं ये जो लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन की थी ये वो है 1 जुलाई 21 को। आज 1723 है, लास्ट रीवैल्यूएशन आपने की थी 1721 को, मतलब 2 साल पहले। तब आपका रीवैल्यूएशन लॉस आया था 12 मिलियन। इसका मतलब ये है आपके पास जब लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन की थी 12 मिलियन का लॉस आया था, तब ये बैलेंस नहीं है, ये 1721 का लॉस है, ये 1721 को लॉस आया था। कल अगर एक क्वेश्चन आप देखो 32 मिलियन का सरप्लस पड़ा हुआ था, वो उस डेट का था। ये अंग्रेजी में घुमाता है बस। अब आज दोबारा रीवैल्यूएशन हुई, 81 वाला एसेट 18 मिलियन सरप्लस के साथ कितने का हो गया होगा? इसमें 18 मिलियन ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 90। पहले हम इसको देखते हैं कि अगर आपका 81 मिलियन का एसेट पड़ा था वो कितने का हो गया, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो पहले रिवैल्यू करेंगे फिर डेप्रिशिएट करेंगे। इस टाइम आपका ये जो 12 मिलियन वाला रिवैल्यूएशन लॉस है, ये भी तो 2 साल एडजस्ट हुआ होगा, ये भी तो 2 साल इसकी भी तो एडजस्टमेंट हुई होगी। ये पहले तो फिर हमें ये पता होना चाहिए ना कि लाइफ क्या थी। अब आप देखें 2 साल की डेप्रिसिएशन है 9 मिलियन, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 4.5 आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। आप कॉमन सेंस काम नहीं करती पेपर में। इन केस मैं आपको एक और जुगाड़ बता दूं, आप फार्मूले वाली साइड पे चले जाया करें, फार्मूला आपकी फुली हेल्प करेगा। आपको पता है 1 साल की डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ऐसा ही होता है कुछ। जब कभी आपको कुछ भी ना मिल रहा हो ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला याद कर लो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का फार्मूला, उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप फार्मूले में चले जाओ, आपको जो चीज चाहिए मिल जाए। आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, कॉस्ट कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, लाइफ का हमें नहीं पता। अब लाइफ आ गई 20। इसका मतलब है उसकी लाइफ 20 साल है। लास्ट रिवैल्यूएशन पे उसकी लाइफ क्या रह गई थी? 20 साल। और वैसे भी टोटल कॉस्ट को अगर आप लोग पर ईयर डेप्रिसिएशन पे डिवाइड करोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर रेजिडुअल वैल्यू तो माइनस करके, तो आपका लाइफ आ जाती है। अब 20 साल लाइफ थी तो इसको भी तो 20 पे डिवाइड किया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितना आ गया? 0. मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 साल गुजर गए। आपका जो लॉस आया था 12 मिलियन का, 1.2 का एडजस्ट हो चुका है। अब कितना रह गया? 10.8। आज 81 से आपका एसेट 99 का हो गया, 18 मिलियन आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या पूरा सरप्लस लिख दोगे? पहले क्या करेंगे, जितना लॉस पड़ा हुआ है उसको खत्म कर देंगे, फिर जो आपके पास अमाउंट बचेगी सरप्लस। साल के शुरू में जब हम रिवैल्यू करते हैं ना, तो पहले रिवैल्यूएशन करते हैं और फिर अब डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं। लाइफ तो उसने नहीं बताई नहीं, तो इसको किस पे डिवाइड करूंगा? 2 साल गुजर चुके हैं, टोटल लाइफ 20 साल थी, इसको भी किस पे डिवाइड करूंगा? ये कितना आ गया? 5.50। आपका सवाल कंप्लीट हल हो गया। अब नोट्स बनाने हैं, लेजर्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं या जर्नल एंट्री पास करनी है, वर्किंग यही है आपके पास। अब आप जाकर अपनी पोस्टिंग करें, जरा पोस्टिंग की तरतीब का ख्याल रखना है। 1723 को पहले रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं। पहले एलिमिनेशन, accumulated depreciation to बिल्डिंग, कितनी अमाउंट से? पहले 9 मिलियन पड़ी हुई है डेप्रिसिएशन,
टोटल लाइफ, वो लास्ट रिवैल्यूएशन की लाइफ, क्योंकि उसके बाद 2 साल की डेप्शन पड़ी हुई थी ना हमारे पास, तो हमने 2 सालों को रिवर्स कर दिया एक तरह। तो इसके बाद एलिमिनेशन होगी। अब रिवैल्यू कर लो, आपकी बिल्डिंग डेबिट हुई है, साफ साफ उसने लिखा है 18 मिलियन से। आपने सबसे पहले एचपीएल को खत्म किया 10 पॉइंट, फिर उसके बाद जो बाकी बच गया ओसीआई कितना 7 पॉइंट। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन 30 जून 24, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.5, फिर उसके बाद सेम डेट को एक्सेस डेप्रिसिएशन ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग 0. खत्म होगी बात। ये हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग वाला काम कंप्लीट हो। और ये एक सवाल आपको पता है, इसके कम अज कम 3 से 4 नंबर कंफर्म होते हैं, चाहे नोट्स में आए, चाहे एक्सट्रैक्ट में आए, चाहे जर्नल एंट्री में। 3 से 4 नंबर ये कंफर्म मिस एंट्री के होते हैं। 16 नंबर है और मुझे तो लगता है 5 नंबर ही इसके हैं, 5 से भी ज्यादा नंबर इसके होंगे, क्योंकि बाकी वाले एसेट इससे भी ज्यादा आसान है। अब आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया बात। अगला सवाल, अब आपने एक चीज चेक की, मैंने तो बी पार्ट पढ़ा ही नहीं था, तो ये वाला सवाल इंडिपेंडेंट होता है, ये एक नहीं 3 छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब यहां पर देखें 1 नवंबर 23, हमारा साल क्या है, जून 24, 1/7/23 से जून 24। KL replaced significant part of its machine that for 30% of the machine of total value, मतलब मशीन की जो टोटल वैल्यू है ना, उसका एक 30% पार्ट रिप्लेस किया है। वो एक अलग ही एसेट होता है, छोटा सा एसेट। द न्यू पार्ट प्राइस इज 35 मिलियन। जो नया पार्ट हम ले रहे हैं ना, वो 35 मिलियन का है। 22 मिलियन वाज पेड और साथ दे रहे हैं ओल्ड पार्ट। इसका मतलब है पुराना एसेट हम कितने का दे रहे हैं उसको, 22 मिलियन भी दे रहे हैं, तो 8 और 5 13 मिलियन का। एक्सचेंज का केस बन गया। अच्छा, एक्सचेंज के केस में और डिस्पोजल के केस में आपको आपकी गलती बताने लगा। आप लोग डेप्रिसिएशन लेना भूल जाते हो। जो एसेट बेचते हैं ना, बेचने से पहले उसको डेप्रिशिएट करते हैं। जैसे इसमें रिप्लेस कर रहे हो ना, कब रिप्लेस कर रहे हो, नवंबर में, तो 7, 8, 9, 10 4 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर इसको एक्सचेंज करेंगे और फिर उसके बाद नए पार्ट की डेप्रिसिएशन लेंगे। ये तरीका कार। आगे वो कहता है दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड द लाइफ बाय द एडिशनल ईयर, मतलब 1 साल उसने लाइफ भी बढ़ा दी। ओरिजिनली द मशीन वाज परचेज्ड फॉर 75 मिलियन on 1st January 2021 and it had accumulated depreciation 12.5 million as at June 23 based on the useful life 15 years। मतलब उसने हमें accumulated depreciation बता दी कब तक की, 1/7/23 तक। अब हमने क्या करना है, इस साल की डेप्रिसिएशन भी लेनी है। अब सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन ले लें। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं, 75 का भी 30% ले लूं और 12.5 का भी 30% ले लूं, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हिस्सा मिल जाएगा, मुझे कॉस्ट का भी हिस्सा मिल जाएगा। कितना आ गया इसका 30%, 22.5 और 12.5 का 3.75। मुझे बाकी जो मेरा एसेट रिमेनिंग बैलेंस एसेट का बच गया, 75 में से 22.5 निकालो जरा, कितना बच गया, 75 माइनस 22.5 52.5 और 12.5 में से 3.75 निकाल दो,
12.5 में 8 पॉइंट। अब जरा देखें, ये मेरे पास आ गया जो एसेट मैं बेच रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, और ये आ गया बाकी का हिस्सा। ठीक है, अब 4 महीने बाद इसको रिप्लेस करना है, तो इसकी 4 महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, और जो एसेट हमारे पास नया आ रहा है उसकी 8 महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पर चेंज इन एस्टिमेशन भी है। अब आई कैप ने क्या किया है, और हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है। आई कैप ने क्या किया है, इसको भी 4 महीने डेप्रिशिएट कर लिया, इसको भी 4 महीने डेप्रिशिएट कर लिया है, फिर जो एसेट आया है उसके ऊपर लाइफ चेंज कर दी है। मतलब 4 महीने का कोई चेंज नहीं लाया, 8 महीनों के ऊपर नई लाइफ पे लेकर। बट इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप इसके ऊपर टोटल लाइफ मतलब चेंज के साथ भी डेप्रिसिएशन ले सकते, वो 4 महीनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आई कैप का अगर आपने पैटर्न देखना है तो आई कैप ने क्या किया, इस 75 मिलियन को पूरा एज इट इज डेप्रिशिएट कर दिया 4 महीनों के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से कर लो, चाहो तो अलग अलग कर लो, इससे जवाब पे या सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर चेंज आएगा, वो भी सही समझा जाएगा, उसको भी गलत नहीं माना जाता। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें, आप लोगों के पास जो टोटल लाइफ थी वो कितनी थी, 15 साल। अगर हम वैसे ही करें, अच्छा इसका मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है या WDV है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सिर्फ व्हीकल में WDV है। सबसे पहले आप ऐसा कर लो, फिर 75 मल्टीप्लाइड बाय लाइफ है, रेट है, डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 4/12, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, 1.6। आपने एंट्री क्या पास कर लेनी है, 1 नवंबर 2023 डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit 1.67 से। एक तरीका, आप चाहते तो सिर्फ इसकी 4 महीने की डेप्रिसिएशन ले लेते बस, वो भी ठीक माना जाता, और बाकी एसेट की पूरे साल की। अब आ जाते हैं अगले, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते वक्त 1/11/23 को जो मेरे पास न्यू एसेट आया, मैं न्यू मशीन डेबिट कर दूंगा, न्यू पार्ट डेबिट, accumulated डेप्रिसिएशन उसकी डेबिट, ओल्ड पार्ट मैं कैश भी दे रहा हूं, और जो डिफरेंस आएगा वो ऐसे। ये तो एक्सचेंज का केस है ना। नया पार्ट कितने का है, 35 का, ओल्ड पार्ट कितने का है, 75 का 30%, 22 कितना था, और कैश कितना दिया, नहीं 22 मिलियन दिया। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता सकते हो उसकी, 4.25 कुछ इस तरह से। आपके पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी थी 12.5, प्लस कर दो 1.67, टोटल कितनी होगी 17 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 4.25। खत्म हो गया सवाल। जो इसका डिफरेंस आएगा या वो गेन है या वो लॉस है। किस साइड पर आ रहा है, लॉस आ रहा है, 5. ये हमारी एक्सचेंज की एंट्री पास है। नया से डेबिट, पुराना क्रेडिट, जो गुजर गया है उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना कैश दिया है वो क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो एसपीएल के नाम से। अब आज लास्ट बात इसकी 30 जून 24, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। अब ये डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई करेंगे पता देखिए जरा।
डेप्रिसिएशन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, आपने अब रिमेनिंग लाइफ लेनी है। 15 साल टोटल लाइफ थी उसकी, कितने साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, आपने कब ये लाइफ थी 1/1/21, अब 2021 का पूरा साल नहीं, हम कहां पे खड़े हैं, हम तो नवंबर 23 पे हैं, हम कहां पर हैं इस टाइम, नवंबर 23 पे। स्ट्रेट लाइन में कोई चक्कर नहीं होता, पूरी लाइफ इकट्ठी कर सकते हैं। 2021 का पूरा साल, 2022 का पूरा साल और 2023 के 10 महीने, तो नवंबर में तो 10 महीने में कितना टाइम टोटल गुजर गया, 2 साल 10 महीने। अब काउंट कर लो अपने तरीके से, 2021 का पूरा साल बन रहा है, 2022 का पूरा साल बन रहा है और 1 नवंबर तक 2023 भी है। स्ट्रेट WDV मेथड में ये 6 महीने और 3 महीने अलग अलग देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं देखते, वो तो इकट्ठा भी हो जाता है। आपके 15 साल थे और गुजर कितने गए, 2 + 10/12 और रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, +1, +1 का तो दिया है। जो रिमेनिंग लाइफ मेरी बच गई थी मैं उसमें 1 ऐड भी कर दूंगा। उसने खुद कहा है कि इस मसले से जो नया हम एक्सचेंज ला रहे हैं उससे 1 साल बढ़ भी जाएगी, तो जितना गुजर गया माइनस और जो लाइफ बढ़ गई प्लस कर दी, हमारी रिमेनिंग लाइफ आ गई। अपने कैलकुलेटर में आज पुट करें, जो आंसर आएगा वही 13 पॉइंट, फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख लें 13.1। अब आप डेप्रिसिएशन फाइंड करने जा रहे हो, आओ जरा, आपके पास जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट वो कितनी थी, 70, बच कितनी गई थी 70%, और जरा इसका 70% लो, कितना बना 52.5। अब डेप्रिसिएशन कितनी थी टोटल, ये आपने फाइंड की हुई है यहां पर, ये 14 अब इसका 17% लो, 9.92 माइनस कर दो। अच्छा ये मैं किधर आपको लेकर जा रहा हूं भला, जब भी चेंज लाते हैं सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। जब भी चेंज इन एस्टिमेशन आए सबसे पहला काम क्या करना है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो एसेट पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो उसका हिस्सा बनता है, कितनी बच गई 42. ये बच गई आपके पास बुक वैल्यू, डिवाइडेड बाय नई लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 10/12 या कितना आएगा 8/12, और जो एसेट नया आया है 35 डिवाइडेड बाय, उसको किस पे डिवाइड करेंगे 13.7 मल्टीप्लाइड बाय 8/, इन दोनों को प्लस कर दो, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और आप दोनों को प्लस करके भी डेप्रिशिएट कर सकते थे, एक ही बात है, दोनों को प्लस करके डेप्रिशिएट कर लो। क्या किया, बुक वैल्यू फाइंड की, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया और 8/12 से दोनों की डेप्रिशिएशन प्लस कर लो, आपका आंसर 3.9 पहले का 3.4 से चेक कर लो एंट्री। ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, 3.9 करें या 4 करें एक ही बात। ये आपका एक्सचेंज वाला केस भी हल हो गया। अब मैं एक नेगेटिव साइड पे जा रहा हूं, इन केस हमारा ये पार्ट सारा ठीक नहीं होता, हम इसमें से कोई नंबर भी गेन नहीं करते और अज्यूम करते हैं सबसे ज्यादा इसके मार्क्स 6 नंबर इसके, 10 टोटल है ना, 3 पार्ट है, 16 नंबर है, सॉरी 16 नंबर है, 3 पार्ट, 6 नंबर इसके हो गए, चलो नहीं आया हमारे, बाकी 10 नंबर तो ले सकते हैं। पॉजिटिव साइड देखो ना, तो हर पेपर में हर क्वेश्चन के अंदर ही आपका मार्जिन होता है पास होने का। अगर आप लोग हिम्मत हार जाओ, वहां हाथ पांव फूल जाए, जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। टाइम भी पूरा होता है, पास होने वाला टाइम होता है 3 घंटे 100 नंबर वाले बंदे के लिए है,
50 नंबर वाले के लिए नहीं है। 50 नंबर वाला बंदा अगर तसल्ली से अब काम करे तो 50 नंबर हासिल कर लेता है 3 घंटों में, और जो पेपर आया होता। 100 नंबर अगर आप, अब हम कहते हैं ना कि हम 100 का कर कहते हैं तब 50 लेते हैं, इसका मतलब है आप लोग ना हड़बड़ाहट का शिकार हो। ऐसे लेकर चलो अपने सवाल को कि जो चीज आपको कम अज कम हर क्वेश्चन 50% से ऊपर होता है। अब देख ले, पहले क्वेश्चन में सिर्फ लाइफ नहीं गिवन थी, 20 साल हमने फाइंड कर दिया, सवाल हो गया था। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, लास्ट पार्ट 1124 को आपने एक एसेट बेचा, कितने का? 36 मिलियन का। और बेचा क्या? व्हीकल, और उसके ऊपर WDV मेथड है। और डिस्पोजल कॉस्ट कितनी आई? 2 मिलियन। अब डिस्पोजल कॉस्ट के बारे में भी सुन ले। डिस्पोजल कॉस्ट की 2 ट्रीटमेंट होती है, या तो आप जो कैश डेबिट करना है वो नेट करके कर लो, जैसे इस सोल्यूशन के अंदर आई कि आपने नेट करके किया हुआ, या फिर इसकी अलग से एंट्री पास कर दो, डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। 2 ट्रीटमेंट है डिस्पोजल कॉस्ट की, या तो डायरेक्ट कैश में से नेट करके लिख दो, या दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। आगे चलते हैं। द व्हीकल वाज ओरिजिनली परचेज ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर रुपीज 40 मिलियन। 40 मिलियन उसकी कॉस्ट है। बेच कब रहे हो? जून के 1 जनवरी 2024 को, 6 महीने इस्तेमाल करके 6 महीने की डिडक्शन लिखिए। अब एंट्री मतलब क्या पास करेंगे इसकी? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है। 1/6/124 एक एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट व्हीकल क्रेडिट। जो डिफरेंस आएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं करता, जो जो मैं कर सकता हूं वो। इस सवाल के अंदर उसकी कॉस्ट क्या थी? 40 मिलियन। कितने का बेचा? सोल्ड फॉर रुपीज 36 मिलियन। आप अगर नेट ऑफ करके लिखते हो तो इस तरह से लिख दो, या फिर इसकी अलग से एंट्री पास कर दो, डिस्पोजल कॉस्ट टू कैश। डन। अब मुझे चाहिए 6 महीने की डेप्रिसिएशन, और मुझे चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप लोगों को तो मैंने कुछ फार्मूलाज बताए हुए हैं, वो फार्मूला भी आपकी हेल्प कर सकता है, और डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। 1 अप्रैल 2021 को हमने खरीदा, ठीक है, तो 21 के कितने महीने बन गए? जून 21 तक 3 महीने, फिर जून 22 तक साल, जून 23 तक 2 साल, और जून 24 तक तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है। अब आपके पास अगर आपको बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट है 40, 1 माइनस रेट कितना? 15% था, into 3/12, 0.85 की पावर 2। पहले यहां तक बुक वैल्यू फाइंड कर, कितना? 27.82। अब मल्टीप्लाई कर, अब ये आ गई बुक वैल्यू, और ये किस दिन की बुक वैल्यू पता चला है? 1723। हमें 6 महीनों की डिडक्शन भी तो चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय 15%, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 2.0809। अब ये सवाल हो गया। अब तो देखिए 6 नंबर हमने उसके किए थे, ये सवाल तो हो गया। डेप्रिसिएशन आ गई 2.09, यहां पर लिख देते हैं 2.09। अक्यूमुलेट डिडक्शन कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट मेरे पास थी 40, अक्यूमुलेट बुक वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 27.82 प्लस 2.09, और ये पहले दोनों को माइनस दिया। आपको जिस तरीके से भी आता है उसी पैटर्न में कर लिया करें। 14 पॉइंट, जो डिफरेंस आएगा गेन या गेन आ रहा है, लॉस गेन आ रहा है। अब जहां तक मुझे लगता है, अगर आई कैप ने सबसे ज्यादा एक्सचेंज के केस के 6 नंबर भी रखे होंगे,
तो इसके तो 4 नंबर रखे होंगे मैक्सिमम, और फिर 6 नंबर उसने रखे होंगे रिवैल्यूएशन। ये वाली नहीं ईयर एंड पे तो बेचते हैं। अगर ये तो हमने एसेट बेच दिया तो बेचने से पहले उसको 6 महीने की डेप्शन कर लेंगे। नॉर्मल डेप्शन वो उसका कोई उसमें नहीं फंसना। अगर सारे इकट्ठे पड़े होंगे ना ऐसे तो उनके साथ ऐड कर देना, वरना इस तरह से कर देना। बस आपकी वैल्यू ठीक होनी चाहिए, काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल करने लगे हैं और इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के। अपना खुद भी इन्वॉल्व होना है आप लोगों ने, कैलकुलेटर अपने संभाल के बैठे जरा, ताकि साथ साथ आप कैलकुलेशन में हेल्प करना साथ। ये शार्क लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था, ये क्योंकि IAS 23 से लिंक था, ये कल कर लिया था हमने। ये नोट्स का क्वेश्चन था, स्प्रिंग 23 पे। हाँ जी, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन तो वैसे बड़े ध्यान से किया करो ना, क्योंकि आप भी स्प्रिंग में फॉल करते। हाँ जी, वैसे तो ये क्वेश्चन आप सबने किया हुआ है, बट इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट भी है, IAS 23 भी है, मेन सबसे बड़े यही बातें हैं। और क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट का। अब मैं एक्सट्रैक्ट सिर्फ इसके नहीं बता रहा, हर चीज के एक्सट्रैक्ट बताने लगा। IAS 38, IAS 41, IAS 16, जितने भी एक्सट्रैक्ट का मतलब और मकसद क्या। एक्सट्रैक्ट कोई नई चीज नहीं है, एक्सट्रैक्ट आपका फाइनल अकाउंट है, IAS 1 है। अब आने वाले दिनों में ये जो चीजें यहां पर लिखी हुई है ना, ये आप लोगों की एडजस्टमेंट हुआ करेगी, और पूरी पूरी एक एडजस्टमेंट होगी। जैसे आप लोग एक्सट्रैक्ट बनाते हो उसी पैटर्न को दिमाग में रखो और फाइनल अकाउंट का सवाल करना है। तो फाइनल अकाउंट का IAS 1 का सवाल और एक्सट्रैक्ट का सवाल एक ही चीज है, बस उसमें ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें हमें पूरा सवाल हल करना होता है, इसमें सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है। तो यही पोस्टिंग अगर गिवन क्वेश्चन के अंदर कर देंगे तो उसको टोटल कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस वाली चीजें तो हमें पता ही होती है ना कहां कहां लिखनी है। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सट्रैक्ट बनाना है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, मतलब पिछले साल का बैलेंस भी लिखना है, और SOPL का, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और कभी कभी वो OCI का भी कह देता है, तो उसकी अलग हेडिंग से क्वेश्चन करें। पेपर में क्या टेक्निक होगी इस सवाल की, एक पेज पकड़ लो या 2, आपकी अपनी मर्जी है। आधा पेज पे लिख लो SOPL, आधे पेज पे लिख लो SOFP, या पेज ही 2 पकड़ लो, नाम लिखो ऊपर, फिर लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पूरा लिखना, फॉर द ईयर एंडेड जो भी हमारा साल का एंड होगा। दूसरे पेज पे नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख दो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट ऑन या एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, इसका ख्याल रखना है कि जब SOPL बनाना है तो फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, और अगर SOFP बना रहे हो तो एज एट लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव उसने कहा है, तो 2 साल कौन कौन से हमारे पास, 2022 है, तो इसका मतलब है आपने 2022 का भी काम करना है और 2021 का भी काम करना। ऊपर आपने डेट हमेशा करंट ईयर वाली लिखते होते हैं। रुपीज इन मिलियन है तो मिलियन लिख देना, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड में लिख लेना, दोनों काम दोनों साइड पर सेम काम करना। अगर आप लोगों को वो सिर्फ IAS 8 के अंदर ऐसा करना। अब आपके पास जो आपको लोग एक प्रॉब्लम आती है ना, सर पता ही नहीं चलता सवाल शुरू कहां से करना है। सो शुरू तो हो गया है, अभी हमने सवाल ही नहीं पढ़ा। रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं, जो पूछा उससे शुरू करो, जनरल एंट्रीज उसका फॉर्मेट बना दो,
और अगर एक्सट्रैक्ट है तो उसका फॉर्मेट बना दो, नोट्स है तो उसका फॉर्मेट बना दो। फॉर्मेट बनाकर अगर आपको कुछ ना कुछ तो समझ लग ही जाएगा। अब क्या है, यहां पर आप लोगों ने इनकम और एक्सपेंस लिखने हैं जो समझ लगती है। एक तो है ना सवाल आपको आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं उस सवाल की बात बता रहा हूं जो आपको सवाल आता ही नहीं है। क्या 6 महीने आपने 3-4 महीने पढ़ा, चलो आखिरी 8-10 दिन पढ़ रहे हो, इन दिनों में कुछ ना कुछ तो समझ लग ही जाएगी कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। जो एसेट लायबिलिटी है वो एसओएफई में ट्रांसफर करते जाओ और करना ईयर एंड वाला है। यहां पर फॉर द ईयर पूरे 12 महीनों का, और यहां पर एज एट उस दिन लास्ट दिन में जो आपके पास एसेट या लायबिलिटी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन करते जाओ। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, क्या पढ़ा करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपको डायरेक्शन बता देगा क्या क्या करना है। कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर पीपीई और फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब इसमें IAS 40 भी है। अब इसमें 4 स्टैंडर्ड डिस्कस होने जा रहे हैं, 23, 20, 40 और 16, और बाकी रहा तो 36 गया इंपेयरमेंट लॉस का। अब सवाल देखते जाए। अब अगर मैं नंबरिंग करूं 1, 2 और ये 3, जो आपको आसान लगता है उससे शुरू करते हैं। तीनों में से जो आसान लगता है उसमें से शुरू करते हैं। अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, हम शुरू से शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ है हमारा साल कौन सा याद है ना? Yes, sir. 31 December. 2022, ठीक है। कहते हैं 1 जुलाई 2019 ML acquired warehouse at a cost of rupees 300 million and was immediately given on the rent to the third party। 1 जुलाई 2019 की बात है और वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है। डेप्रिसिएशन को कोई चक्कर ही नहीं है, हर साल के एंड पे जो फेयर वैल्यू आएगी वो लिखते जाएंगे। 1 जनवरी 2022 ML commenced the development work on its warehouse with the view to put it in own use। मतलब 40 से किधर आ रहा है, आ कब रहा है? ये 1122 हमारे साल के अंदर आ रहा है। मतलब हमने किस किस साल का काम करना है? 21 और 22। ML commenced the development work। The development work was completed on 31 मार्च 2022। लेकिन जिस दिन से उसने रेंटल खत्म किया ना, उसी दिन से ये 40 से 16 में एंटर हो चुका है। अब डेप्रिशिएट कब शुरू करना है, वो है अवेलेबल फॉर यूज। कहता है डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। और किसी के तो हाँ जी, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 मिलियन। कहता है डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, क्या ये उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए या नहीं? वैसी सी बात है, उसको अवेलेबल फॉर यूज में लाने के लिए इतना खर्चा हो गया तो वो सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ML स्टार्ट यूजिंग द वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री on 1st May 2022। Fair value of the warehouse on various date are as follows। Depreciation warehouse के ऊपर 10% using the reducing balance method। खत्म हो गया, अगला पार्ट बाद में शुरू करते हैं। ये एक काम हो गया। अब आपने देखना है 2021 में कौन से इनकम एक्सपेंस जनरेट हुए, 21 और 22 में। 21 और 22 में 1719 से लेकर जून 2020 तक तो कोई मसला नहीं ना, तो वो तो हमारा साल ही नहीं था। 1719 से लेकर जून 20 तक कुछ भी हुआ उसके हम जिम्मेदार नहीं है। अब आते हैं जून 2022 से जून दिसंबर है, अच्छा दिसंबर 22 चले
दिसंबर 20 तक हम आजाद हैं। दिसंबर 20 को इसकी फेयर वैल्यू पड़ी हुई है 316 में। अब हम हैं 2021 और 2022 में। 2021 पूरा साल ये क्या रहा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 2021 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही 316 से 344। फेयर वैल्यू गेन आया। अब आपने ये देखना है फेयर वैल्यू गेन एसओपीएल में चला जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2021 में एसओएफपी में चला जाएगा। बस यहां तक अगर हम जाएं तो यहां पर मैं लिख दूंगा फेयर वैल्यू गेन। फेयर वैल्यू गेन कितना बला? 316 से 344 28। और यहां पर ऊपर एक हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट की और यहां पर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और यहां पर लिख लूंगा 3 ये तो आपको पता है ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है एट द एंड ऑफ द ईयर की फेयर वैल्यू पे। हमारा 2021 का इसका एक्सट्रैक्ट भी पूरा हो गया। अब हम जाने लगे हैं 2022 में। 2022 में किस दिन काम चेंज हुआ? 11/22। अब दिसंबर 2021 में 344 उसकी लाइफ थी। उसके बाद उसने दरमियान में कोई फेयर वैल्यू बताई हुई है? कुछ नहीं बताया। उसने बताई है किस दिन की फेयर वैल्यू? 31 मार्च 2022, क्योंकि उसके बाद उसने कोई फेयर वैल्यू बताई नहीं। तो इतने दिन की जो फेयर वैल्यू है वो किस में जाएगी? मतलब इस दिन का ये तो IS 40 के हिसाब से चलेगा ना। तो 344 से 352 की जो फेयर वैल्यू आएगी वो भी किस में जाएगी? एसओपीएल के। तो कितना आ रहा है 344 से 352? एक मिनट, 1122 की कोई वैल्यू तो नहीं है, बस ये बताना है आपने। अच्छा ये 1120 ये है, सॉरी मार्च की नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 1122 की। ये 344 है, ये 1122 ही है माजरत, क्योंकि जो इसका मतलब है उसने 1122 की वही वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं। अब हम जाने लगे हैं किसके अंदर? IS 16। अब IS 16 के अंदर किस वैल्यू पे पीपी बनेगा? 344। डन। उसमें ऐड कितना हो जाएगा? ये कितने का हो गया? 394। कितने का हो जाएगा? 394। अब ये डेप्रिशिएट किस दिन से होना शुरू होगा? वो कहता है द डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड 31 मार्च एट अ कॉस्ट ऑफ ₹ML यूजिंग द वेयर हाउस स्टार्ट 1 मई 2022। जब वो कंप्लीट हो गया ना उसी दिन से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास 394 मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट मल्टीप्लाइड बाय 9/12 10/12 31 मार्च है 9/12 29 ये 29.55 कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन के अंदर। और इनमें से माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो किधर जाएगी? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब यहां पर मैं लिख लूंगा डेप्रिसिएशन, नीचे से लिखा क्योंकि ऊपर इनकम लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन कितनी? 29.55। और यहां पर मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वेयर हाउस PPE वेयर हाउस। अगर वर्किंग थोड़ी सी इधर शो कर दिया करो ताकि ना उसे कोई 394 माइनस 29.55 कितना आ गया? 364 पॉइंट। और ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया।
जो एसेट में लिखने थे वो उसको एसेट में लिख दिया, जो इनकम एक्सपेंस थे उसको इनकम एक्सपेंस में लिख दिया। हाँ, इसमें कोई कमियां कुताहियां हो जाएगी पेपर में आपकी, वो परेशानी की बात नहीं है। देखिए, डिस्टिंक्शन लेने के लिए हमें 90 से ऊपर नंबर चाहिए, लेकिन पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। और हर एडजस्टमेंट में अगर आधा पौना सवाल ठीक होता गया तो काम तो ठीक चल रहा है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे है, कहता है 1 जनवरी 20 को ML परचेज हैवी ड्यूटी व्हीकल 360 मिलियन। 1 जनवरी 20 मतलब पिछला साल है, हमारे साल के स्टार्ट होने से भी पिछला साल। ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैड द एस्टिमेटेड लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू 5 साल और 72 मिलियन। ड्यूरिंग 2022 ML decided to change depreciation method from reducing balance method to, कोई मसला ही, ये तो PRC का एक एडजस्टमेंट है, PRC का एक MCQs है 41 शायद। अब करना क्या है, 2021 में नॉर्मल तरीका अपनाते हैं, 2022 में चेंज लाते हैं। चेंज लाने का तरीका क्या, बुक वैल्यू फाइंड कर लो और उसके ऊपर नया काम कर। अब देखते हैं, ये आपकी वर्किंग चल रही है साथ साथ। 1120 को खरीदा था, कितने का, 360 का। आई कैप सिर्फ उसको धोखा देता है या डराता है जो डरता है। आप लोगों ने ये भरोसा रखना है कि कहीं ना कहीं से हल निकल आएगा। अब यहां पर पहला परेशानी आपको क्या आएगी, डेप्रिसिएशन का मेथड ही नहीं गिवन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेट, सॉरी, अब रेट नहीं गिवन तो रेट का फार्मूला क्या होता है, हम फॉर 1 माइनस R/C होल पावर 1 ओवर, तो यही होता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है 1 ओवर लाइफ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यही फार्मूला है, और पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बाद में स्ट्रेट लाइन बना। तो 1 माइनस R कितना है, 72 ओवर 360 होल पावर 1 ओवर 5, 27 पॉइंट। तो 2020 में मल्टीप्लाइड बाय 27.5% कितना आ गया, 99। ये हम दिसंबर पे हैं, अभी दिसंबर 20 में 260। अब ये हमारा साल चल रहा है, ये हमारा साल है 2021, मल्टीप्लाइड बाय 27.5%, डबल 78 कर दो। तो 261 में 71.78 माइनस कर दिया, कितना 189.2322। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपका एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन चला जाएगा एसओपीएल के अंदर और बुक वैल्यू चला जाएगा एसओएफपी के अंदर। ये 2021 का एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया। और अगर वो जर्नल एंट्री पूछता तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देते। तो आप जाकर लिख लें, साथ साथ अपने नंबर चुनते जाएं, डेप्रिसिएशन, और आगे लिख लें ये जिसकी भी है 2021 में कितनी, 71.78, और यहां पर आपका ये पीपीई ही है, और आगे इसका नाम लिख देना। 2021 में कितने का रह गया था ये, 189.22, 189.22। हाँ जी, अगर हम वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले की एंट्री पास करें, हाँ, तो बस एक ही एंट्री पास होगी, इन्वेस्टर पीपीडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट। पहले एंट्री उसकी फेयर वैल्यू की होगी, वो तो पिछले साल होगी। इस साल अगर करंट ईयर में एंट्री पास करें तो फिर एक ही होगी, फिर डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास होगी, 50 की भी एंट्री होगी, पैसे डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी, अब आगे आ गई, चेंज आ गया, तब्दीली आ गई। अब बुक वैल्यू फाइंड करनी थी, हो चुकी है। अब इसके ऊपर नया मेथड अप्लाई कर दे। बुक वैल्यू फाइंड करके 189.22 माइनस स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो नई रेजिडुअल वैल्यू, चेंज ना हो तो पुरानी, डिवाइडेड बाय लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ कितनी है,
तो यहाँ पे सिर्फ 50 गिवन था, अगर कुछ और भी एक्सपेंसेस वगैरह गिवन होते जो हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर जाते, सबकी अलग अलग एंट्री पास करते किस में? इसी क्वेश्चन में ये कोई फर्स्ट वाले में उसमें तो सिर्फ 50 था ना। हाँ, अगर कुछ और भी होते हमारे जो हमने कुछ एसेट की कॉस्ट जो एसेट में ऐड होने थे तो ऐड करते, एंट्री को प्लस करके कर सकते हैं। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 344 तो पहले ही डेबिट हुआ है। कितना आंसर आ गया? 39.07। अब ये देखें 189.22 माइनस कर देंगे तो ये आपके दोनों एक्सट्रैक्ट बन गए। ये आपकी डेप्रिसिएशन है और ये आप लोगों के पास एसओएफ किया जाएगा। डेप्रिसिएशन कितनी है? 39 पॉइंट और पीपी कितना है? 1415। अब हमारे पास दो एसेट हो चुके हैं। वापस उसी साइड पर जाते हैं जनाब। नंबर है 17 और मैं कहता हूं कि 7 नंबर तो चलो इस नीचे वाले के हैं जो इतना बड़ा खौफनाक नजर आ रहा है। 10 नंबर आप ले चुके हैं और हर सवाल में से 50% क्रॉस करना हमारा पहला टारगेट है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। अच्छा, ये तो वैसे बंदा देख ही डर जाता है कि बड़ा जो अजीब सा सवाल है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रोना सवाल सबसे ज्यादा आसान होता है। हम बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन है ये IAS 23 का। लोग कहते क्या है कि जी IAS 16 का बड़ा बुरा सवाल है, लेकिन इसमें IAS 16 कहां पे था? एक सवाल बस, ये जो ये वाला अभी किया है। पहले वाला IAS 40 का था, छोटा सा IAS 16 का था, और अब IAS 23 करने लगे। 1 जून 21 मतलब साल तो हमारा ही है। ML started construction of an office building. The building was available for use on 1 October 22. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 सालों में स्प्लिट हो रहा है, तो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जब 2 साल स्प्लिट हो रहे हो तो जब कंप्लीट ना हो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और जब कंप्लीट हो जाए तो फिर ऑफिस बिल्डिंग। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो सीवेप, और कंप्लीट हो जाएगा तो अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? एंट्री तो पास ही नहीं करनी होती हमने। अगर एंट्री हम पास करेंगे तो जैसे जैसे खर्चा होता जा रहा है सीवेप डेबिट कैश क्रेडिट या कर होता जाता है, या पेबल भी लिख सकते हैं। अब आपकी पहली पेमेंट कब हुई? 1 मई को, फिर 1 जनवरी को, 1 अप्रैल और 1 अगस्त। एक यहां पर छोटा सा स्टारिश बनाया हुआ है। द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड 1 दिसंबर को, पेमेंट 1 जनवरी को। अगर सबसे मुश्किल मैं एक्सट्रैक्ट बताऊं ना किसके होते हैं, वो होते हैं IAS 23। उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि उसमें हमने वो बोरोइंग कॉस्ट भी निकालनी होती है जो SOBL में जानी है, और वो भी निकालनी होती है जो कैपिटलाइज होती है। अब these payments were financed through the short-term loan 200 million obtained from 1 April 21 from Bank A at the rate of 16%. The surplus fund was available from loan were invested at the saving account 10%. 1 March 2022 ML repaid the loan using the proceed from the right issue. मतलब इक्विटी फंड भी आ गया। Excess cash available with ML in bank current account. Withdrawal from its short-term investment earning 12% per annum. Withdrawal from the running finance. ऊपर उसने ABCD लिखा हुआ है। Bank A carrying rate of 14%. The facility is also used for the working capital need. Depreciation charge करनी है straight line method over the 20 year. अच्छा, मैं वैसे ही आपको अगर IAS 23 में ऐसा वैसा कोई मसला आ जाए, एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाए, एक फॉर्मेट आप लोगों ने बना लेना। एक्सट्रैक्ट के सवाल में या जब एसेट की कॉस्ट पूछे तो सबसे पहले आपने वो साल लिख लेने हैं। एक 2022 का 21 का साल है, एक 2022 का साल। अगर 2 सालों में जाए तो आपने एक हेडिंग ब्रॉड ऑन की बनानी है, कॉस्ट इनकर्ड या अकर्ड, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, फिर टेम्परेरी उसका इंटरेस्ट आ जाएगा और उसका इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगा।
और जर्नल बोरोइंग कॉस्ट आ जाए। ये है आपका फिक्स फॉर्मेट। एक अरेंजमेंट फी होती है, वो मैंने अगर हो तो वो भी लिख लेते। आपने इनको फिल करना है। जिस साल शुरू किया कोई ब्रॉड ऑन नहीं है। कॉस्ट इनकर्ड 2021 में जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो लिख लें। 2021 वाली 2021 में लिख लें, 2022 वाली 2022 में लिख लें। तो 2021 में ये मई 2021 140 और ये 100 भी 2021 को ही अक्कर्ड हुई है। पे ये बाद में हो रही है। और एसेट भी कॉस्ट में जब कब हम ऐड कर देंगे, जब अक्कर हो चुकी है। तो 100 प्लस 140 240। उसके बाद 2022 में जो अक्कर हुई है 70 प्लस 160 कितना 230 2 कोई यार 230। और ये चीजें खुद ब खुद आपकी ना खुद ही सामने आती जाएंगी। आपको फ्रेम होता हो ना, फिल हो जाती हैं चीजें। उसके बाद हमने देखना है स्पेसिफिक बोरोइंग। अब खुद बताएं, आपने लोन कब लिया? 1 अप्रैल को। कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई? 1 जून को। पेमेंट कब हुई? 1 मई। आगे 3 डेट। कौन सी डेट को कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो? 1 जून। गुड। 1 जून को तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट आना तो शुरू हो जाएगा ना। वो किधर जाएगा? एसओपीएल। कहां पे जाएगा? तो 1 जून से। अब यहां पर भी देखें, क्योंकि हमारे पास खिलारा बहुत ज्यादा है। 1 अप्रैल को आपने कितना लोन लिया था? 200 मिलियन। ठीक है। अब 200 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट तो आता रहा, किस रेट के हिसाब से? 16% मल्टीप्लाइड बाय। कब तक इंटरेस्ट एसओपीएल में जाना है? 2 महीने का, मतलब चौथे महीने का भी, 5वें महीने का। ठीक है। और आपने उसको वापस रीपे भी कर दिया 1 मार्च 2022 को। 1 मार्च 2022 को आपने रीपे भी कर दिया। तो दिसंबर ईयर एंड है या जून है? तो पहले तो 2021 का टाइम काउंट करें, 2 महीने। 2/5.33। उसके ये किधर जाएगा? एसओपीएल के। अब एसओएफपी पे चल जाते हैं। ये जो ऐसे कैपिटलाइज होना है वो यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं। पहले आपने 200 लिया, मल्टीप्लाइड बाय 16%, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? जून से शुरू कर लो। जून से लेकर दिसंबर, दिसंबर से लेकर मार्च, जून से लेकर दिसंबर अलग, और जून से दिसंबर से लेकर मार्च, क्योंकि 2 साल है ना। जो साल अलग अलग है उनको अलग अलग करेंगे। तो आपके पास पहले कितने महीने बन रहे हैं? 7/12, फिर 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 2/12। पहले कितना आ रहा है? 18.67 5. जो जिस साल का है उसी साल में कैपिटलाइज कर दिया। अब आते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पर, और साथ इसको गई ना भूल जाना, ये एसओपीएल में भी जाना है। अब आ जाते हैं इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पर। आप लोगों को 1 अप्रैल को लोन मिल गया था 200 मिलियन का। कैपिटलाइज वो भी 1 जून से ही होगा, लेकिन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम तो उसी वक्त आ गई जब जेब में पैसा आ गया।
अप्रैल का पूरा महीना आपकी जेब में 200 रुपया रहा, 10% रेट है 10% है। इसका, 10%, ठीक है। और पेमेंट आप कब कर रहे हो? 1 मई को। पेमेंट कब कर रहे हो? 1 मई को। इसका मतलब है 1/12, 200 आपकी जेब में पूरा 200 रहा। कितना? 1.67। फिर आपने 140 पे कर दिया, आपके पास रह कितना गया? ये 60 स्टिल आपकी जेब में है और कैपिटलाइजेशन भी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि ये डेट तो 1 मई 20, कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट हो रही है? 1 जून से। इसका मतलब है मजीद 1 महीना आपका ये अमाउंट भी किधर जाएगी? एसओपीएल के अंदर। ये अमाउंट आपकी अदर इनकम में जाएगी एसओपीएल के अंदर। सिंपल 200 आया, कोई पेमेंट नहीं की तो इनकम देगा। हाँ, कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट होनी है? 1 जून से। अब आपके पास 60 मिलियन पड़ा हुआ है, अब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय, ये कब तक कैपिटलाइजेशन जाएगी? जून से लेकर कब तक? 1 जनवरी 2022, मतलब दिसंबर तक, क्योंकि आपने कोई पेमेंट की ही नहीं। कितना टाइम बनता है? 7 महीने। 7/3 और ये 3.5 आपका यहां पे आएगा 3.5। 2022 में तो इनकम आएगी नहीं क्योंकि खत्म हो गया काम। ओके होगी बात? ये हमारा, ये जो चीजें हैं ये चली जाएंगी एसओपीएल के अंदर, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और बाकी चीजें जो है वो इधर हम भी लिखते जा रहे हैं। ये इनकम है आपकी जनाब, और वो एक्सपेंस है आपका। अब चलते हैं आगे। कहता है 1 मार्च को आप एमएल पेड द लोन, उसने राइट शेयर इशू किए, और राइट शेयर इशू करने से उसने पिछले पैसे भी पे कर दिए और बाकी पैसे उसने करंट अकाउंट में जमा करवा दिए। एक्सेस पैसे उसने कहां जमा करवा दिए? करंट अकाउंट में। विदड्रॉल फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग 12% प्रॉफिट पर एनम। अच्छा, उसने हमें बताया ही नहीं कितना राइट शेयर इशू किया है, अमाउंट नहीं बताई। उसने ये कहा है राइट शेयर इशू किए, ये जो बाकी जो 200 रुपया पे करना था वो भी पे कर दिया, और ये जो हमने पेमेंट कर रहे हैं सी, वो भी उसी से ही पे कर रहे हैं। तो एक्चुअल अमाउंट का हमें नहीं पता कि कितना शेयर, अगर वो अमाउंट होती तो उसके ऊपर हम कोई प्रॉफिट वगैरह ले लेते। उसका मतलब है उसका कुछ करने की जरूरत अमाउंट ही नहीं है। उसने ये कहा है राइट शेयर इशू की है, कितनी अमाउंट के इशू की है ये नहीं पता। आगे चलते हैं। वो कहता है ये जो 160 मिलियन है ये कहां से पे किया है? बैंक बी जनरल बोरिंग से। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जनरल बोरिंग की अमाउंट हमें नहीं पता। जनरल बोरिंग की अमाउंट का हमें उसने पेमेंट बता दी है। जो इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं वो किसका करते हैं? जो पेमेंट कर रहे होते हैं। तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय कितनी अमाउंट, टाइम कितना आएगा? 1 अगस्त को पेमेंट की है। 1 अगस्त से कब तक जाएगा? 1 अगस्त 2022 से कब कंप्लीट हो रहा है? अक्टूबर तक। करो जरा, 1 अगस्त को पेमेंट की थे ना, तो 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 3 महीने। 31 अक्टूबर को पूरा हो गया ना? 1 को 31 को है, 1 2 महीने। 2 बाय कितनी अमाउंट आ गई? 3.7। अब आपका क्वेश्चन समझो हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इसके पल्ले। अब आओ जरा एक्सट्रैक्ट वाली साइड पे जाएंगे। पहले तो ये चीजें लिख लेना, भूल ना जाए आप लोगों को। 5.3 एसओपीएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, और इन दोनों को प्लस करके अदर
इनकम के नाम से, जाकर लिख दो। ये आपका पड़ा हुआ सारा सिस्टम। इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम 2 सालों की अलग अलग है या एक ही साल के अंदर है? दोनों एक ही साल के अंदर दोनों है, क्योंकि फर्स्ट को तो खत्म हो जाएगी 2021 में। कितना? 2.1। ठीक होगी बात। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस 5.33 था, 5.33। उसके बाद जहां पर आए, ये भी आपका हो गया, ये वैसे कैपिटलाइज हो गया, ये हो गया। अब यहां पर है, इसको प्लस करें, 240 प्लस 18.67 माइनस 3.5, 255। ये आपका है सीविप, ये भी नॉन करंट एसेट में जाएगा। फिर ये 255.17 इसमें सारा प्लस कर दे, 494 अच्छा, कोई प्लस माइनस में कोई मसला हो भी जाए तो परेशानी हो ना, करेक्शन कर लेना खुद ही। ये हमारा जाएगा बिल्डिंग के अंदर। अब इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, कितनी लाइफ है इसकी? 20 साल डिवाइडेड बाय 20, 3 बाय कितनी डिडक्शन आ गई? 6.1 चलो 171। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया एक्सट्रैक्ट के साथ। अब इसको मैं हाईलाइट करने लगा हूं। सीवेप किधर जाएगा? नॉन करंट एसेट के अंदर। इन दोनों को माइनस करके ऑफिस बिल्डिंग के नाम से, और 6.17 किधर चला जाएगा? डेप्रिसिएशन के नाम से। खत्म। हाँ, इसके अंदर जो एक और चीज है, ये 100 मिलियन जो है, ये आपका 2021 में लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि दिसंबर 2021 में एक कर हो चुका था और अभी तक पे। दूसरी बात, अगर आपके पास जनरल बोर और 200 का लोन भी आएगा, कब आएगा? 2021 में, 2022 में खत्म हो जाएगा, ये भी करंट लायबिलिटी में आएगा। अगले 22 में पे तो बैठ गया। अगर लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म में लिख देते, ऊपर लिखा भी हुआ है। अब जरा एक दफा इसको अपनी कैलकुलेशन से मुझे दिखा दे बातें। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 6.18 6.18, वो यहां पर आ जाएगी। उसके बाद बिल्डिंग के नाम से उसमें माइनस करके बता दो, 494 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है। हाँ जी, 487 पॉइंट जो भी आ रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2021 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा है? 255.17। फिर उसके बाद आ जाओ लाइबिलिटीज में, खाली लाइबिलिटी लिख दो, एक लिख दो नॉन 200, 2022 में तो ये पे हो गया था, और दूसरा आपके पास आ गया पेबल 100। पेबल लिख दो, अदर पेबल लिख दो। अच्छा, एक और बात सुने, अगर क्वेश्चन के अंदर ये नॉन ना पे होता तो यहां पर भी 200 आ जाता। जब तक वो पेमेंट खुद ना बोले लोन रहेगा। और अगर जनरल बोरोइंग की अमाउंट्स बताई होती तो वो भी लायबिलिटी में लिखनी थी। अब जनरल बोरोइंग बताई नहीं, उसने ये बताया कि वहां से इस्तेमाल किया, जनरल बोरोइंग की अमाउंट नहीं बताई थी। और वो हमेशा वेटेड एवरेज अमाउंट नहीं आती होती, हमेशा टोटल अमाउंट आती है लायबिलिटी के अंदर। ऐसा होता है ना कि 2 महीने पहले लिया तो वेटेड एवरेज रेट फाइंड करते वक्त वो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 160 की जो लिमिट है जी, वो इक्विटी में लिखते,
इक्विटी बनता है। नहीं, एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, तो एसओएफपी में आता है इक्विटी। और हम उसका इंटरेस्ट ले, उसका प्रॉफिट लेते क्या हुआ? प्रॉफिट लेते प्रॉफिट ले। और सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिसंबर 21 में पे हुआ। हाँ। अगर उल्टा होता है कि अब ये करना हुआ तो नहीं, अगर जो कुछ होगा ना वो पेपर में उस हिसाब की इंफॉर्मेशन देगा। जिस तरह से सवाल देगा ना उसकी फिर वो इंफॉर्मेशन पूरी देगा। हाँ ना, तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन देता पहले पे किया होता और अगर अगले साल ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। सॉरी, करंट लायबिलिटी में अगर पे कर देते हैं ना, राइट, अगले क्वेश्चन सारा पढ़ के 2022 में पे कर तो दिया है, और जो रनिंग फाइनेंस है वो हमेशा करंट लायबिलिटी होता है। अच्छा, जरा खामोशी, वापस है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप लोग पेपर में जब बैठे होंगे तो ये सारा आपको सवाल आता होगा? हरगिज नहीं, बट मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं। आप एक पहले तो डिसाइड किया करो, ये बड़ा सवाल होता है ना, पहले तो डिसाइड करो। देखें, टोटल आपके जो बड़े सवाल है ना वो एक कैश फ्लो का आएगा। अगर कैश फ्लो नहीं आता तो इक्विटी का एक बड़ा सवाल आ जाएगा, IS 8 के साथ मिक्स होकर। दूसरा सवाल आपके पास आएगा IS 1 का बड़ा सवाल। अब तीसरा सवाल आपके पास आएगा, देखिए सवालों की जो आपको आने के चांसेस बन रहे हैं ना, और अगर हम इसके कॉम्बिनेशन बनाए तो आपके पास 3 टॉपिक हैं और उसमें से उसने 30 नंबर पूरे कर, और वो 3 टॉपिक कौन से हैं? IS 1 फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और NPO। NPO में वो कहता है मैं 8 नंबर से ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन इसके साथ वो मिक्स करके सवाल बड़ा बना सकता है। अब 30 नंबर है, उसने 2 टॉपिक से सवाल पूछे। एक सवाल देगा 18-20 नंबर का, दूसरा देगा 10-12 नंबर का। अब जो पैटर्न है ना उसके हिसाब से IS 1 पूरा 20 नंबर का जा रहा है, और फिर इन दोनों को मिला के वो 8-10 नंबर पूरे कर सकता है, या दोनों में से कोई एक देकर 8-10 नंबर पूरे कर सकता है, या वो IS 1 पूरा छोड़ देगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 20 नंबर का या 18 नंबर का कर देगा, और बाकी NPO दे देगा। मतलब ये तीनों टॉपिक्स। और दूसरी बात जो कम परेशानी वाली बात है, इन सवालों में कोई फेल नहीं होता, पूरे नंबर नहीं आते, और फेल भी नहीं होता, क्योंकि आपने अपना फॉर्मेट देखकर हर एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते जाना है। सारा सवाल ये गलत नहीं होता। उसके बाद जो आपका सेकंड पोर्शन है ना, मिनिमम 20 नंबर का और नॉर्मल रखें 25 नंबर, वो आपका है इक्विटी 8 और कैश फ्लो। अब आप खुद देखिए, अगर वो इन दोनों को मिलाकर बड़ा सवाल देगा तो कैश फ्लो में से छोटा सवाल देगा। कैश फ्लो से सवाल लाजमी आना है, चाहे वो 8 नंबर का है, 20 नंबर का है, 16 नंबर का है, कैश फ्लो का सवाल आना है। ये आपके मिनिमम 25 नंबर है और 3 टॉपिक्स है। फिर उसके बाद बाकी सारे नॉन करंट एसेट्स में 35 नंबर है मिनिमम। अब उनमें से आप लोगों के 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से वो बड़ा सवाल बनाकर दे देगा, वो है 16, 40, 38। और इन तीनों सवालों की नेचर एक जैसी। 38 में परेशानी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं है, वो सारा नॉन, बस एक कंडीशन याद रखनी है, इसके अलावा सारा ये 16 है। उसके नोट्स वैसे हैं, उसके एक्सट्रैक्ट वैसे हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज वैसे हैं, सब कुछ सेम है। सिर्फ कुछ कंडीशन शर्तें याद रखनी पड़ती हैं कि कैपिटलाइज कब करना है, क्राइटेरिया वो देखना है। और मैं आज कोशिश करता हूं कि उसका ना सेपरेट करके ना उसको खत्म कर दूं, ठीक है। तो आप लोगों ने बाकी जितने बाकी रह गए 4 स्टैंडर्ड, 23, 36, 41 और इनमें से 8 नंबर से ज्यादा वो सवाल नहीं देगा किसी टॉपिक में से, वो चाहे मिक्स करके दे, अलग से देगा 8 नंबर अलग अलग, हर 4 से ज्यादा नहीं दे सकता। एनसीआर में ऊपर वाला मिक्स नहीं करते IS 1 के साथ? नहीं, IS 1 के अंदर तो पूरी दुनिया होती है, वो मिक्स क्या है, वो तो सारा है उसके अंदर, वो 40 है, 23 सब, ये एक्सट्रैक्ट IS 1 नहीं होता यार। IS 1 के ऊपर सवाल दे देता है, उसी के अंदर 16 भी डाल के मिक्स। IS 1 तो सारा है, वो अलग है, उसमें सारा कुछ है। वैसे ऐसा 50 नंबर का एक सवाल नहीं, 50 नंबर का नहीं देगा। अच्छा, अब
IS-40 लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, IS-20 लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। अगर हम पिछली अटेम्प्ट की बात करें ना तो 40 का भी एक क्वेश्चन है, 20 का भी है, 36 का लास्ट अटेम्प्ट में वो इंटरनल एक्सटर्नल आए थे, क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आएगा। अब 23 का सवाल लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया और मार्च में ये वैसे ही आ जाता होता है, तो एक 23 के चांसेस बन गए, 36 के हमेशा से चांसेस रहते हैं, 23 मार्च भी है। और IS-41 और 38, अब देखिए 16 का लास्ट टाइम उसने जर्नल एंट्री पूछ ली है, अब एक्सट्रैक्ट या नोट्स कंफर्म है, इन दोनों में से एक सवाल हो सकता है, एक एक्सट्रैक्ट और एक वो दे दे, बट नोट्स या एक्सट्रैक्ट कंफर्म है। और जब कल हम करेंगे ना IS-38, आपको ऐसा लगेगा कि आप IS-16 नहीं कर रहे, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, बस वो अंग्रेजी वगैरह का या वेबसाइट है थोड़ा सा वो अलग से डील कर, ठीक है। तो समझो एक्सट्रैक्ट का दुआ करो कि नोट्स का सवाल है, क्योंकि नोट्स का सवाल जल्दी हो जाता है, एक्सट्रैक्ट के सवाल में थोड़ा बहुत रह ही जाता है कहीं ना कहीं, बट अगर एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाए तो परेशानी वाली फिर आधा पौना हो जाएगा, ठीक है। IS-41 के बारे में इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाएगी। तो आपका 20 जो है अगर आया तो डिस्कस करने वाला आएगा, अंग्रेजी लिखने वाली आएगी, वो सिर्फ वो एक लेक्चर ही काफी है, उसमें जो कुछ बताया हुआ है बस वो दिमाग में रखे चलो। IS-40 के बहुत कम चांसेस, और अगर आएगा तो ये मिक्स होके आएगा, इसके नोट्स नहीं आएंगे, आप ये बात कंफर्म। और बाकी अगर कुछ बच जाता है तो उसकी प्रैक्टिस वैसे ही हम करते रहेंगे अभी, क्योंकि वो एंट्रीज के अंदर आएगा, एक्सट्रैक्ट के अंदर आएगा। तो अपनी तैयारी के लिए आप लोगों ने ये करना है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन IS-1 के, 3-4 IS इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, और बगैर खौफ के मैक्सिमम सवाल आप देखो कि कितने परसेंट क्वेश्चन हो जाता है। और सबसे ज्यादा आपका जो पास करवाने वाला पोर्शन है ना वो ये है, इसमें से 25 नंबर है आपके, 3 चैप्टर है, 25 नंबर है, और ये सवाल आपके ठीक हो जाए और साथ MCQ सही हो जाए तो काफी हद तक आपका पेपर पास होने वाली साइड पे चला जाता है। और ये जो आपको क्या है ना कि जिससे आपको डर लगता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वगैरह से, इससे डरने की नहीं जरूरत, बस ये है कि आधा पौना घंटा बचा लेना एंड पे कि सवाल अटेम्प्ट हो जाए, ये ना कि टाइम ही पूरा हो जाए। और टाइम के लिए मैंने आपको कहा है जो मर्जी हो जाए, आपने मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करना है और उससे ज्यादा किसी को टाइम नहीं देना, आपका कोई क्वेश्चन सगा नहीं है, बस जितना टाइम है पूरा करो, पूरा सवाल करो, हो सकता है नहीं है आगे जाओ। सिर्फ 2 से 3 मिनट का मार्जिन है, अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन पूरा हो रहा है तो लगाओ 2-3 मिनट, अगर आपको लगता है आपका अगले 10 मिनट में ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा फिर भी छोड़ दो, क्योंकि आपने मैक्सिमम अपने मार्क्स पूरे तब ही होते हैं जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि उसके 2-4 नंबर होते जाते हैं, पूरे होते जाते हैं। बस कोशिश करो कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा करेक्शन। सर ये एक सवाल थक तो नहीं गए हो? फाइनल कोड जैसी बात लास्ट में रखोगे, NPO या फाइनल कोड जो भी आ रहा है वो लास्ट में रखोगे, वो एक ही चीज है। वैसे मुझे ICAP की समझ नहीं लगी कि ICAP ने सारा इकट्ठा करके ना एक ही क्वेश्चन FR1 में डाल दिया। वो एक ही चीज है, आप लोगों को पढ़ते हुए 2 की तैयारी कर रहे हो, चीज एक ही है। अच्छा अगर एनर्जी है तो एक और क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट का, हम लोग ट्राई करें, हो गया है, अब जरूरत नहीं है इसकी। 1 मिनट कौन सा ये बनी ईयर वाला मुझे लगता है, हाँ ये तो हुआ है, बनी ईयर लिमिटेड, ये तो आता है, हुए तो सारे हुए में मेरे भी। चले, इसका मतलब है आप इनको खत्म कर दें।